नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर की बात। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए रूस को दी शुभकामनाएं। भारत के पूर्ण समर्थन का दिलाया भरोसा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच संबंधों पर की बातचीत। ईरान के साथ अपने समकक्ष की बैठक में समुद्र में हुए हमलों पर जताई चिंता। कहा यह हमले सभी देशों के लिए बड़ा खतरा। ताइवान में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते के सत्ता ग्रहण करने से पहले नाउरू ने ताइवान को दिया झटका। राजनयिक संबंध समाप्त करने का किया ऐलान। नाउरू की सरकार ने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा बताया। ताइवान ने फैसले की निंदा की। कहा दूसरे देशों को बरगला रहा है चीन। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के 100 दिन पार। इजरायली सेना ने गजा पर हवाई और जमीनी हमले किए तेज। हमास ने बंधकों का वीडियो किया जारी। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने हूती विद्रोहियों की क्रूज मिसाइल को मार गिराया। अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार चुनने के लिए आयोवा कॉकस पर सभी की नजर। डोनाल्ड ट्रंप समेत सभी रिपब्लिकन उम्मीदवार कर रहे हैं जीत का दावा। ट्रंप ने कहा राष्ट्रपति बनने पर सबसे बड़ा निर्वाचन अभियान करूंगा शुरू। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने हालिया उच्च स्तरीय आदान प्रदान के बाद द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया। साथ ही भारत रूस विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भविष्य की पहलों पर रोडमैप विकसित करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में रूस को ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी और भारत के पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान में तेहरान में राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करमान शहर पर हुए हमले पर शोक व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने ईरान के साथ बढ़ते संबंधों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के अपने समकक्ष डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स में बढ़ते द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह और INSTC कनेक्टिविटी परियोजना में भारत की भागीदारी पर भी चर्चा की गई। साझा प्रेस वार्ता में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हाल ही में इस समुद्री क्षेत्र में वाणिज्यिक यातायात की सुरक्षा के खतरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें भारत के आसपास कुछ हमले भी देखे गए हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। I reiterated India's interest in benefiting from Iran's unique geographical position to access markets in Central Asia, Afghanistan, and Eurasia. We discussed the prospects of energizing the international North-South transport corridor. In particular, we discussed India's involvement in the development and operation of the Chabahar port, a joint project with a joint vision of connectivity.
I emphasized India's commitment to this project and discussed how we can establish a firm, sustainable, and long-term roadmap for India's continued involvement over the coming years. विदेश मंत्री ने तेहरान में ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश से मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच चाबहार बंदरगाह के संबंध में दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। इजराइल हमास संघर्ष को 100 दिन से पार हो गए हैं। इजराइल ने गजा में हवाई और ज़मीनी हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें हमास के कई आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया गया है। हमास ने भी बंधकों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें 3 इजरायली बंधक अपनी सरकार से हमलों को रोकने और उनकी रिहाई का आग्रह कर रहे हैं। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष को 100 दिन पूरे हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हवाई और जमीनी हमले किए थे, जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में जवाबी कार्रवाई की, जो कि अब तक जारी है। इस बीच इजरायली सैनिकों ने उत्तरी, मध्य और दक्षिणी गाजा में अपने अभियान को तेज कर दिया। उत्तरी गाजा में इजरायली लड़ाकू विमानों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। दूसरी तरफ खान यूनिस में भी इजरायली बलों ने हमास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इस बीच इजरायली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के बीच संघर्ष के दौरान संशोधित बजट को मंजूरी देने की जिम्मेदारी भी बनी हुई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि हमास के खिलाफ संघर्ष में अभी और कई महीने लगेंगे, इसलिए संघर्ष को लेकर भी बजट सबसे महत्वपूर्ण है। हमें ये युद्ध करना ही होगा और इसमें कई महीने लगेंगे, इसलिए हम एक युद्ध बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बजट वास्तव में एक वार्षिक बजट है। इसके लिए हमें अपनी योजना से कहीं अधिक सुरक्षा व्यय करना होगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सुरक्षा में भारी निवेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमास भी इजरायली सेना के खिलाफ हमलों का दावा कर रहा है। वहीं हमास ने एक संदेश जारी करते हुए कहा कि वो गाजा में बंद 3 बंदियों के भाग्य का फैसला करेगा। हमास ने वीडियो में बताया कि 3 इजरायली बंधक अपनी सरकार से हमलों को रोकने और उनकी रिहाई का आग्रह कर रहे हैं। इसके अलावा इजरायली सेना लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के खिलाफ भी अभियान चला रही है। इजराइल ने ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक अमेरिकी पोत को निशाना बनाकर जहाज रोधी क्रूज मिसाइल दागी, जिसे एक अमेरिकी लड़ाकू विमान ने मार गिराया। लाल सागर में हफ्तों तक जहाजों पर हूतियों के हमलों के बाद अमेरिका और सहयोगी देशों ने शुक्रवार को विद्रोहियों पर हमले शुरू किए, जिसके बाद पहली बार हूती विद्रोहियों ने यह हमला किया है। इस बीच इजराइल ने रविवार को गाजा में अब तक सबसे अधिक मानवीय सहायता को पहुंचने की मंजूरी दी। इस दौरान 237 मानवीय सहायता ट्रकों का निरीक्षण किया गया और उन्हें गाजा में भेजा गया। वहीं मानवीय सहायता को तरस रहे गाजा वासियों को इससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन लाखों लोगों की जरूरत के हिसाब से ये मानवीय सहायता अभी भी काफी कम है। हमें हर रोज संघर्ष के बीच रहना पड़ रहा है। मेरी बेटी को अन्य बच्चों की तरह जीने का अधिकार है, लेकिन हमारा संघर्ष यह है कि हम सुबह से पानी लेने के लिए समुद्र में जाते हैं, यह जानते हुए भी कि पानी प्रदूषित है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। ताज़ा पानी की बजाय हम गंदा पानी पीने के लिए विवश हैं। फिलहाल गाजा में संघर्ष विराम लागू किए जाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्पष्ट कर चुके हैं कि गाजा में इजरायली सेना को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वहीं हमास की कैद में फंसे 100 से अधिक बंधकों का जीवन अभी भी खतरे में बना हुआ है। और दुनिया के सबसे छोटे प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र नाउरू ने ताइवान के साथ सारे संबंध तोड़ लिए हैं और राजनयिक मान्यता रद्द कर दी है और ये मान्यता चीन को दी है।
नाउरू ने ऐलान किया है कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है और अब चीन के साथ ही वो सारे संबंध रखेगा। ताइवान ने नाउरू के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये सब चीन के इशारे पर हो रहा है। ताइवान की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंग-ते ने जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की, तभी से चीन सख्ते में आ गया है। लाई चिंग-ते को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है और उनकी पार्टी हमेशा से एक अलग और स्वतंत्र ताइवान की वकालत करती आई है। इस बीच लाई चिंग-ते के सत्ता में आने के बाद विश्व के सबसे छोटे प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र नाउरू ने ताइवान के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने का फैसला किया है। नाउरू के इस फैसले का मतलब होगा कि अब ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देगा, बल्कि चीन के एक अविभाज्य हिस्से के रूप में इसे जानेगा। नाउरू ने एक बयान में कहा है कि अब हम ताइवान को अलग देश नहीं मानेंगे और उसे चीन का ही अभिन्न अंग मानेंगे। इस बीच ताइवान ने नाउरू के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ये सब चीन के इशारे पर हो रहा है। ताइवान के उप विदेश मंत्री ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुनिया भर के कई देश इन चुनाव में लोकतंत्र की जीत को लेकर ताइवान को बधाई दे रहे हैं। वहीं चीन हर तरीके से ताइवान को और दबाने की कोशिशों में लगा हुआ है। अपनी संप्रभुता और गरिमा को बनाए रखने के लिए हमने आज से ही न उसके साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने, दूतावास को वापस लेने और तकनीकी कर्मियों को वापस लेने का फैसला किया है। कई सालों से चीन जानबूझकर हमारे राजनयिक सहयोगियों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र की स्वतंत्रता पर हमला करना है, जिस पर ताइवानियों को गर्व है। दूसरी तरफ चीन ने ताइवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने के नाउरू सरकार के फैसले की सराहना की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग अपने वन चाइना सिद्धांत के आधार पर नाउरू के साथ द्विपक्षीय संबंधों की एक नई शुरुआत करना चाहता है। एक संप्रभु स्वतंत्र राज्य के रूप में नाउरू ने घोषणा की है कि वह वन चाइना सिद्धांत को मान्यता देता है और उसने ताइवान अधिकारियों के साथ अपने तथाकथित राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया है। नाउरू चीन के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है और चीन इस निर्णय की सराहना और स्वागत करता है। ताइवान चीन क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। इसी बीच ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने सोमवार को पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक के दौरान लाई चिंग-ते ने उम्मीद जताई कि अमेरिका ताइवान को समर्थन देना जारी रखेगा। हम ताइवान के प्रति अमेरिका के समर्थन के आभारी हैं। मेरा मानना है कि हमारी निरंतर कड़ी मेहनत से हमारा रिश्ता स्थिर दिशा में आगे बढ़ेगा और हिंद प्रशांत की शांति और समृद्धि की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण ताकत बन जाएगा। हालांकि नाउरू के इस फैसले का ताइवान पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नाउरू की दुनिया में कोई बड़ी साख नहीं है। नाउरू में केवल 12,500 लोग रहते हैं। बहरहाल नाउरू के इस कदम के बाद ताइवान के पास ग्वाटेमाला, पराग्वे, इस्वालिनी, पलाऊ और मार्शल द्वीपीय समेत केवल 12 देशों की मान्यता रह जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 144116 पर कॉल करें।
जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अमेरिका महाद्वीप की ओर। अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए मद्देनजर अपनी अपनी दावे कर रहे उम्मीदवारों के बीच चुनाव प्रचार तीखी नोकझोंक में भी बदलता जा रहा है। आयोवा कॉकस पर आज सोमवार रात को होने वाले मतदान से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत सभी उम्मीदवारों की नजर है। यहां डोनाल्ड ट्रंप अपने को रिपब्लिकन पार्टी की प्रत्याशी बनने के दौड़ में सबसे आगे बता रहे हैं, तो वहीं निक्की हेली ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए उनकी और ट्रंप के बीच ही मुख्य मुकाबला है। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 2024 के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार चुनने की लंबी प्रक्रिया की शुरुआत करने वाले आयोवा कॉकस में सोमवार रात को होने वाले मतदान पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत सभी उम्मीदवारों की नजर है। वहीं कानूनी लड़ाई लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी का प्रत्याशी बनने की दौड़ में अपने को सबसे आगे बता रहे हैं। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो देश में मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा पर जोर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू करेंगे। हमारे पास मजबूत सीमाएं होनी चाहिए, इसलिए हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने होंगे। ये कॉकस आपके लिए सभी झूठे, धोखेबाज, ठग, भ्रष्ट, जालसाज, बदमाश, सनकी, ढोंगी लोगों पर अंतिम जीत हासिल करने का मौका है। बस याद रखें, जैसे ही मैं राष्ट्रपति पद की शपथ लूंगा, मैं बाइडेन प्रशासन की हर खुली सीमा नीति को समाप्त कर दूंगा और अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू करूंगा। रिपब्लिकन पार्टी की भारतीय मूल की उम्मीदवार निक्की हेली ने कहा है कि वे उपराष्ट्रपति बनने की इच्छुक नहीं हैं और वे सिर्फ अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। निक्की हेली ने दावा किया कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उनके और ट्रंप के बीच ही मुकाबला है। देश की सीमा को सुरक्षित करना मेरी पहली प्राथमिकता है। हमें यूरोप में युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, हमें पश्चिमी एशिया में युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। आपने उत्तर कोरिया को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करते हुए देखा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। आपने चीन को आगे बढ़ते हुए देखा है, लेकिन फिर से कोई गलती ना करे जिससे हमें पछताना पड़े। उधर भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। अपने साथी नेताओं को खास तौर पर वो अपने बयानों से निशाना बनाते आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो 6 जनवरी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मुकदमे हटा देंगे। मेरा शीर्ष विधायी उद्देश्य है चुनाव के दिन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में कागजी मतपत्रों के साथ एक दिन का मतदान करना। यह विवादास्पद नहीं है, यह सामान्य ज्ञान है और यही हम इस देश में बहाल करेंगे। मैं 6 जनवरी के हर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी को पहले ही दिन माफ कर दूंगा, क्योंकि इस देश के लिए ऐसा करना सही काम है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप अभी तक सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने ऊपर लगे मुकदमों से जूझ रहे हैं और कोर्ट के फैसले ही उनके राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे। और मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में बर्नार्डो अरेवलो ने नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अरेवलो के शपथ ग्रहण समारोह तमाम विवादों से यह घिरा रहा। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। शपथ ग्रहण समारोह में हुई 9 घंटों की लंबी देरी के बाद अंततः मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला को बर्नार्डो अरेवलो अपने नए राष्ट्रपति के रूप में मिले।
आपको बता दें कि ग्वाटेमाला में बीते 25 जून 2023 को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में सेमिला पार्टी ने बर्नार्डो अरेवेलो के नेतृत्व में 60.91% मत हासिल किए थे। वामपंथी नेता बर्नार्डो अरेवेलो के शपथ ग्रहण में नाटकीय रूप से देरी हुई। वहीं दूसरी ओर इन सब बातों को दरकिनार करते हुए नए राष्ट्रपति ने देश में व्यापक सुधार लाने, जीवन यापन की स्थितियों को बदलने और हिंसा से निपटने का वायदा किया। मैं इस जिम्मेदारी को लेने के बाद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। एकता और आत्मविश्वास से हम ग्वाटेमाला में राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं। हम कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे और असहिष्णुता और मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी संस्थाओं में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति के समर्थकों के बीच इस देरी के कारण खासी नाराजगी देखी गई। शपथ ग्रहण समारोह में देरी के बाद समर्थकों ने बैरिकेड्स तोड़कर ग्वाटेमाला की संसद पर धावा बोलने की धमकी देनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि ग्वाटेमाला की शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि सेमिला पार्टी के विधायक अपनी पार्टी के सदस्यों के तौर पर शपथ नहीं लेकर निर्दलीय के रूप में शपथ लेंगे। कांग्रेस हमेशा की तरह अपनी चालें चल रही है। वे भ्रष्ट लोगों का एक समूह है। जब भी वह अपनी चालें चलते हैं, वह पुलिस भेजते हैं, जैसा कि उन्होंने इस प्रदर्शन को बंद करने के लिए किया। ग्वाटेमाला के लोग पहले से कहीं अधिक एकजुट हैं। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। 1980 के दशक के बाद ग्वाटेमाला को पहली बार प्रगतिशील सरकार मिली है। ग्वाटेमाला प्रवासन की समस्या से जूझ रहा है। अमेरिका जाने वाले प्रवासियों में बड़ी संख्या ग्वाटेमाला के वासियों की भी होती है। ऐसे में नई सरकार से देशवासियों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की झलक। राक्षसों जैसे दिखने वाले अनोखे मुखौटे पहनकर बुल्गारिया के लोग अच्छी सेहत और अच्छी फसल की कामना करते हैं। सुरवा महोत्सव नामक ये अनोखा महोत्सव हर साल बुल्गारिया में मनाया जाता है। कुकेरी लोग अनोखे परिधान पहनकर पूरे वर्ष उल्लास के साथ इस जश्न को मनाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नुकीले सींग, लंबी नाक और उभरे हुए दांतों वाला ये मुखौटा राक्षसों जैसा प्रतीत होता है। इस अनोखे जमघट को हेलोवीन परेड समझने की गलती बिल्कुल मत करिए। भयानक मुखौटे लगाए इन लोगों की कोशिश है कि ये अपने खतरनाक परिधानों और हुलिये के जरिए शैतानी शक्तियों को भगा सकें। भले ही कई लोगों को ये अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन बुल्गारिया के लोगों के लिए एक बड़ी मान्यता है। हम बात कर रहे हैं बुल्गारिया के अनोखे सुरवा महोत्सव की। आग के चारों ओर घूमते ये लोग सभी की अच्छी सेहत और अच्छी फसल की कामना कर रहे हैं।
इन लोगों को कुकेरी भी कहा जाता है, जिनकी सभ्यता बाल्कन और ग्रीस के साथ जुड़ी हुई मानी जाती है। इस 2 दिवसीय महोत्सव को हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी भी आते हैं। हम शहर के हर घर में दस्तक देते हैं और उन्हें स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हर घर में हमारा गर्मजोशी से स्वागत होता है। हम सभी इस त्योहार का पूरे साल उत्सुकता से इंतजार करते हैं। सुरवा हमेशा हमारे दिलों में रहता है और इसे एक बार जीवन में अवश्य देखना चाहिए। मेरे लिए कुकेरी समूह बहुत ही भाग्यशाली और पवित्र है। सुरवा महोत्सव में अच्छे और बुरे के बीच काल्पनिक लड़ाई का मंचन नृत्य के जरिए किया जाता है। वहीं मान्यता है कि रात में जलती हुई मशालों के जरिए बुराई को दूर भगाया जाता है। गौरतलब है कि 2015 में बुल्गारिया के पर्निक क्षेत्र में होने वाले इस महोत्सव को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो दुनिया में खुशी और उत्साह प्रदर्शित करने के अलग अलग ढंग। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।